हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग फिर से हिस्ट्री को लेकर के आए हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं, है ना, कि जो लुईस 16वां था वह किस तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए वह एक अर्थशास्त्री कोलोन को बुलाया था। और जब कोलोन ने यह बात कहा कि आपके मैडमें जो है बहुत खर्चा करती है, उसको खर्चा कम करने के लिए कहिए, तब जाकर के आपका आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक हो सकता है। तो यह बात जब उनकी मैडम अंतुआनेत जानी तो वह गुस्सा होकर के कोलोन को क्या कर दिया, हटवा दिया था, है ना। उसकी जो मैडम है कोलोन को हटाने का अलाउ किया और वह जो लुईस 16वां है वह कोलोन को हटा देता है ना। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए बुआ, इससे जब कोलोन को हटाया तो उसका आर्थिक स्थिति और गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यह है ना लुईस 16वां। ये देखिए कितना देखने में एकदम लग रहा है क्या कि यह पूरा शरीफ है, एकदम तबाही मचा के रखे हुए था। कहाँ पर? फ्रांस में। और ये देखिए मैडम मिसेस खर्चालू के, हा, इनको तो देख के तो लगता है कि वाह वाह वाह, इनको मतलब नवाजा जाए इनको। ऐसा रानी थी मिसेस खर्चालू, पूरा तबाही मचा करके रख ले थी और सजने संवरने में, है ना, पूरा एकदम आगे थी, है ना। ये देख लीजिए, है ना, पहचान लीजिए यह है कौन? यह है लुईस 16वां। और यह कौन है? यह है उनकी मैडम मिसेज खर्चालू, है ना, जिसको नाम क्या था? पूरा नाम था अंतुआनेत, है ना, मैरी अंतुआनेत, ठीक है। तो यही है। चलिए तो देखते हैं बुआ कि देखिए आगे क्या है कि कोलोन को, है ना, क्या किया कि कोलोन को हटाने के बाद आर्थिक स्थिति और खराब हो गया, ज़्यादा होशियार बन रहा था, है ना। ये दोनों देख लीजिए, दोनों को बढ़िया से, ये दोनों ज़्यादा होशियार बन रहे थे, है ना। कोलोन को हटा दिया, इतना अच्छा आदमी को, है ना। वह चाह रहा था कि आर्थिक स्थिति ठीक रहे, लेकिन सही बात है ना, जो देखो लोल थी, अपना सजने संवरने के चक्कर में पूरा देशे के चौपट करने पर लगल थी। लेकिन कितना दिन तक सहेगा? वहां के जनता ने इसको तुरंत बुलेटिन पर चढ़ा करके दोनों को मौत के घाट उतार देता है ना। चलिए आगे देखते हैं बुआ कि लुईस 16वां ने फिर निर्णय लिया कि हम लोग सभी लोगों के साथ स्टेट जनरल का मीटिंग करेंगे। अब जब मिसेस खर्चालू के कहने पर कोलोन को बर्खास्त कर दिया, हटा दिया, तो अब लुईस 16वां सोच रहा है कि अब हम लोग एक मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, इसमें सभी लोग को आमंत्रित करो। जो पार्लियामा जो बनाए हुए थे अपना संस्था, उस पार्लियामा में इन्होंने सबके साथ मीटिंग करने का निर्णय लेता है और सोचता है कि किस तरीके से मीटिंग करके अपने आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। लेकिन मीटिंग में इसका नीति ही गलत रहा था। यह नहीं चाह रहा था कि गरीबों को कुछ विशेष, है ना, गरीबों को कुछ विशेष प्रकार के आज़ादी दिया जाए, चाह ही नहीं रहा था, है ना। और मीटिंग बुलाता है और देखिए, और उसने सभी लोग को बुलाएंगे, उसे आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात किया जाएगा। मतलब इन्होंने गेम खेलता है कि सारे जो लोग हैं देश के, गरीब है, अमीर है, कुलीन वर्ग है ना, पादरी है, सबको एक के साथ मीटिंग में बुलाया गया, है ना। और कहा गया था कि सब लोगों के आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात होगा, कुछ विशेष प्रकार का, है ना, मीटिंग है, इसमें सबको आना जरूरी है। लेकिन यह अपन आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मीटिंग को रखा था, इतना तेज था। अब देखिए कि 150 वर्ष बाद यह बैठक बुलाया गया था। अब देखिए यह जो बैठक था 150 पहले बुलाया गया था सब लोगों को एक साथ, फिर 150 साल बाद यह बैठक देखने को मिलता है। वहाँ के जो गरीब लोग रहते हैं वह बहुत खुश रहते हैं कि वाह, 150 साल बाद फिर से हमें मौका मिला है सबको जगह पर सबके साथ मीटिंग करने का। अब अपनी बात हम खुल कर बोलेंगे। हो सकता है सरकार का मन पिघला होगा, दिल पिघला होगा, कुछ गरीबों के लिए, कुछ मजदूरों के लिए कुछ कार्य होगा। और लोग खुशी खुशी सब लोग मीटिंग में भाग ले रहे थे। लेकिन यह जो है लुईस 16वां का नीति गड़बड़ रहता है, उसको
उसको तनको इच्छा नहीं रहता है कि गरीब के आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात की जाए, है ना। आगे देखिए बुआ कि पादरी कुलीन तथा जनरल आदमी सभी खुश है कि अब हमारे लिए कार्य होगा, बहुत हल्ला होने लगा, है ना। अब खूब खुश था सब लोग, लेकिन अंदर में जब देखा कि लुई 16वां का माहौल गड़बड़ लग रहा है तो हल्ला चालू हो गया, है ना। और पादरी और कुलीन के पक्ष लिया कौन? लुई 16वां जो राजा था वह पादरी और कुलीन का पक्ष लेता है, और क्या होता है कि गरीबों ने विरोध किया और सामने के खेतों में मध्यम वर्ग लोग बैठना चालू किया। मध्यम वर्ग के लोग चाहते थे, गरीब लोग चाहते थे कि सरकार हमारे लिए कुछ कार्य करेगा, सरकार हमारे आर्थिक स्थिति को सुधारने पर बात करेगा। लेकिन जब सरकार को देखा गया लुई 16वां को, तो यही लुई 16वां, यही इतना क्रूर आदमी, यही देखिए मैडम के प्रभाव में आकर के किस तरीके से वहाँ के लोगों को मारने का काम कर रहा है ना। मतलब देखिए यह अजब ढंग से मारने का काम कर रहा है। इतना ना टैक्स लाद दो कि दे ही नहीं पाएगा, आत्महत्या कर लेगा, है ना। और जिसको जान बचाना है वह टैक्स देवे, है ना। ऐसा स्थिति करके रखा था, बताइए, है ना। अब देखने में कितना अच्छा लग रहा है, आ हा हा, एकदम गौ है बेचारा। आई बेचारी को देखिए, आ हा हा, जा हद कर दिया तुम दोनों ने फ्रांस की स्थिति को। लेकिन तुम दोनों तनका देर में बुलेटिन पर चढ़ोगे, घबराओ नहीं, देखते हैं वो आगे, है ना। देखिए, और अपना अनुसार संविधान, है ना, पारित कर रहे थे। मतलब लोग ने हल्ला करके और बगल के खेत में चल जाता है और हल्ला करता है, कहता है कि नहीं, अब कानून व्यवस्था हम अपना तौर तरीका से देखेंगे, संविधान लिखेंगे और उस संविधान के अनुसार सरकार को कार्य करना होगा। क्योंकि गरीब कहाँ जाएगा गरीब, है ना। उसके लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं किया जा रहा है ना। अब देखिए, उसी बगल में एक वास्टिल का, है ना, जेल पर लोगों ने हमला किया। यह सरकारी जेल था वास्टिल का जेल, उसी भवन के बगल में। वहां पर गया लोग और यूं तोड़ फोड़ मचाया कस के, है ना, आतंक मचा दिया लोगों ने। क्योंकि कितना दिन तक सहेगा कोई, है ना। उसके आर्थिक स्थिति से खिलवाड़ कर रहे हो, उसके पेट से खिलवाड़ कर रहे हो, उसको पैसा कहाँ से आएगा भाई, है ना। उसके अब तो नहीं सहेगा। लोगों ने उठा और पूरा तबाही मचा दिया, जेल को तोड़ दिया और वहाँ के बहुत सारा हथियार वगैरह को लूट लेता है ना। और फिर यही क्रांति होता है जो हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। पूरा तबाही मचा देता है जनता ने। ठीक है, आगे देखिए, जो सरकारी जेल था, यह घटना 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ। इस घटना को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है ना। यही फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। क्या हुआ था स्टार्ट? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ और यह पूरे देश में क्रांति मच गया और किसी तरीके से वहां से निरंकुश शासन पर लोगों ने शिकंजा कस लिया और अपना तौर तरीका से फिर से संविधान बनता है और वहां एक संवैधानिक तौर तरीका से कानून व्यवस्था, है ना, चलने लगता है ना। और वहां के लोगों को, है ना, बहुत अच्छा से, मतलब जब संविधान बन जाता है, जब सत्ता में लोग आ जाते हैं तो फिर अच्छा से शासन होता है। लेकिन बैक टू बैक एक स्पेशल शासक आएगा जो चुपके जनरल आदमी, है ना, चुपके कोलोन के साथ और पादरी के साथ मिलल रहेगा। फिर भी जब फिर जनता हल्ला करता है तो उसको देश छोड़कर भागना पड़ता है ना। बहुत इंटरेस्टेड कहानी है बुआ, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है ना। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा कहानी समझ करके, है ना। तो इस देखिए, ई मैडम आई सर जी को ध्यान रखिए, है ना। इसको देख लीजिए दोनों को, यह था वहां के तबाही मचाने वाला, है ना। हालांकि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा दिखा, लेकिन एक दिनमो ठीक नहीं था, है ना। और मैडम तो इतना खतरनाक खर्चालू है, देख रहे हैं कितना दिन तक सहेगा। लगातार इसके पूर्वज ही लगातार शासन कर रहे थे, है ना, और इस तरीके से आतंक मचा के रख दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ना। इस तरीके से वास्टिल का जेल
जेल है ना, यह बास्टिल का जेल है। इस तरीके से लोग वहां पर क्या करता है, पूरा टूट पड़ता है और बास्टिल के जेल को ध्वस्त कर देता है एकदम। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आता है बुआ यहाँ से देखना, देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। मतलब वो क्या कारण क्या था, यहाँ था होना चाहिए कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था, क्यों हुआ था। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए 1789 ईस्वी में है ना, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक है ना कारणों को माना जाता है। मतलब एक कारण नहीं था कि यह युद्ध हो गया, बहुत कारण था जिससे जूझ कर इंसान को युद्ध करना पड़ा। क्या था, राजनीतिक कारण था, पॉलिटिक्स खेल रहा था वहाँ के कुलीन वर्ग, वहाँ के अमीर लोग, वहाँ के राजा। उसके साथ साथ आर्थिक कारण, लोग खाने को मोहताज थे। सामाजिक कारण, समाज में अन्याय करा हुआ था। बौद्धिक कारण, धार्मिक कारण भी था, धर्म है ना, उसके लोग को जो राजा के धर्म के लोग हैं उसको थोड़ा माना जाता था और जो दूसरा धर्म के आदमी है उसको नहीं माना जाता था। तो इस बहुत सारे कारणों के कारण धीरे धीरे आग सुलगते 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 वह एक भयानक आग बना जिससे विस्फोट हो गया। कहाँ पर, बास्टिल के जेल पर। ठीक है बुआ, चलिए अब देखिए कि फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। जब फ्रांस की क्रांति हुआ तो उस समय राजा कौन था फ्रांस का, लुई 16वां। ठीक है, चलिए इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इतना भ्रष्टाचार होता था है ना कि मत पूछिए, है ना, गजब का भ्रष्टाचार इसके समय होता था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, जितने भी शहर था उस सब खाने को मोहताज था, पूरा आर्थिक स्थिति खराब था, जबकि पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। यही तो पॉलिटिक्स था उसका, यही तो पॉलिटिक्स था कि कुलीन ठीक था, पादरी ठीक था और टैक्स नहीं देता था और गरीब की स्थिति खराब था। एक तो कमाई नहीं होता था गरीब को, फसल नहीं होता था और ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है बुआ, चलिए देखिए इस क्रांति के मार्ग को वाल्टेयर, रूसो तथा मोनेस्वर ने आगे बढ़ाया है ना। और इस क्रांति को आगे बढ़ाने का काम कौन किया, वाल्टेयर, रूसो तथा कौन किया, मोनेस्वर ने इसे आगे बढ़ाने का काम करता है ना। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पर क्या है, लोगों ने किस तरीके से आतंक मचा दिया था है ना इस बास्टिल के जेल पर, और पूरा आतंक मचा दिया था कि अब तो हम नहीं रुकेंगे, हमको तो शासन अपना हिसाब से करना है, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था होना चाहिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होना चाहिए। और पूरे फ्रांस में भयानक तबाही देखने को मिलता है। और यही फ्रांस के देखा देखी फिर रूस में क्रांति होता है आज़ादी के लिए, रूस के देखा देखी अपना भारत में क्रांति होता है आज़ादी के लिए, फिर हिंद चीन में होता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में होता है, और इसी तरीके से फिर श्रीलंका में होता है। इसी तरीके से विभिन्न देशों में, इस दुनिया के विभिन्न देशों में आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ देखने को मिलता है। स्टार्ट फ्रांस किया लेकिन देखा देखी पूरा दुनिया में तबाही मच जाता है। और इसी के पड़ोस में जर्मनी रहता है ना, इसी के पड़ोस में इटली रहता है, इसी के पड़ोस में है ना जो फ्रांस है, उसी के पड़ोस में जितने भी देश हैं वो सब धीरे धीरे क्रांति की ओर अग्रसर होते हैं और अपना अधिकार को लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य है ना काम क्या है ना, मतलब मुख्य काम क्या थे, है ना, यहाँ पर है नहीं था होगा। चलिए अब देखिए बुआ कि जब फ्रांस की क्रांति हुआ तो अब तो लोग आतंक मचाए हुए हैं। अब उस लोग को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम कानून ऐसा बदलाव लेकर आना पड़ेगा जिसमें लोगों का भी अधिकार का बात हो, है ना। तो देखिए किस तरीके से जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने के बाद किस तरीके से वहाँ के लोगों के लिए कानून व्यवस्था तैयार होता है। देखिए तो 1789 ईस्वी के
फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक काम किए गए, है ना, बहुत सारे लोगों के पक्ष में काम हुआ। जैसे क्या काम हुआ बुआ कि नेशनल असेंबली की स्थापना की गई, संविधान बनाया गया, है ना, नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया और संविधान बनाया गया और सभी को समान अधिकार दिया गया, गरीब अमीर को बराबर का अधिकार मिलता है और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस सामंती व्यवस्था अप्लाई भेल था, ये आगे है अपना टॉपिक में, जस्ट इसके आगे की सामंती व्यवस्था क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और क्या हुआ कि आंतरिक आयात निर्यात, हाँ, कर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि देश के अंदर यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था तो टैक्स लगता था, इस टैक्स को भी माफ कर दिया गया, है ना, और माप तौल की समान पद्धति को अपनाया गया और मापने और तौलने का कोई सिस्टम नहीं था। यह एक सिस्टम को बनाया गया कि गरीब अमीर सब एक सिस्टमेटिक ढंग से माप तौल करके खरीद और बिक्री करेगा, है ना। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, है ना, अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया और देश के लिए अब एक राष्ट्रगान बनाया जाता है और जो फ्रेंच भाषा है उसे राष्ट्रभाषा की दर्जा दिया जाता है और वहाँ के जो गरीब लोग हैं उसको थोड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए एक आंदोलन हुआ तो कम से कम इतना स्थिति तो ठीक हुआ, है ना। कहा जाता है बुआ कि आंदोलन तो करना पड़ेगा, मतलब कि यदि हक के लड़ाई के लिए यदि आवाज़ उठाना है तो बिल्कुल आवाज़ उठाना चाहिए, है ना, नहीं तो हक नहीं मिलेगा, मांगने से तो मिलवे नहीं करेगा, हक को छीनना पड़ता है। यह उदाहरण फ्रांस का है, यह उदाहरण अपना भी देश का है, यह उदाहरण रूस में भी जब पढ़ेंगे तो रूस को भी देखेंगे, जब हिंद चीन जब देखेंगे वहां पर भी देखेंगे कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में किस तरीके से, है ना, तबाही मचाए हुए थे। जापान के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, रूस के बारे में समझेंगे, है ना, और विभिन्न विभिन्न देशों के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से अपना अधिकार के लिए लोगों को लड़ना पड़ा है, ठीक है। अब देखिए कि सामंतवाद, है ना, हम लोग देखे थे पीछे के सामंतीवाद व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। देखिए यह क्या है से कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को, सामंत मतलब होता है जमींदार, जमींदारों को ज्यादा अधिकार दिया जाता है ना, है उसे सामंतवाद कहते हैं। मतलब कि जिसके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा पैसा है, उसी को वैल्यू होगा, बाद बाकी गरीबों का वैल्यू नहीं होगा, है ना। और यही था स्थिति फ्रांस में, तो फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है बउआ। चलिए अगला देखिए, अगला है उदारवादी, है ना, उदारवाद हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि यह उदारवादी है ना, तो चलिए देखते हैं। देखिए उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है, ठीक है। मतलब कि यह एक ऐसी विचारधारा है कि जिसके अंतर्गत जितने भी विवेकशील प्राणी है, जो बुद्धि वाला आदमी है, सामाजिक संस्थाओं के मनुष्य, मतलब समाज में उस मनुष्य को सूझबूझ और सामाजिक प्रयास का परिणाम है, मतलब समाज को उत्थान करने के लिए, है ना, ऐसा एक नियम जिसमें हमारा समाज क्या हो, समाज का विकास हो, है ना, और पूरे समाज का एक सामूहिक ढंग से विकास होता है, उसको उदारवादी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। पुनर्जागरण क्या कहते हैं, सुनिए कि इस देश को या पूरे दुनिया को 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक। तो प्राचीन में लोग क्या करता था, बहुत नए नए तरीके का खोज करता था। प्राचीन में जैसे थेल्स के बारे में सुनिएगा, उन्होंने मैथ्स के बारे में बताया और नए नए चीज़ों का बहुत सारा विद्वान ने खोजने पर लगा हुआ था, साइंस के हिसाब से काम कर रहे थे, लॉजिक लगा रहा था। लेकिन मध्यकाल में जब आइएगा,
मध्यकालीन भारत में तो उस समय धर्म का नियंत्रण हो गया था। लोगों को सिर्फ धर्म दिखता था कि यह सब धर्म का देन है, ये सब प्रभु का देन है ना, जो हो रहा है उन्हीं के दिया हो रहा है। लोग बुद्धि नहीं लगाता था और भगवान के हिसाब से, अल्लाह के हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से लोग को डिसाइड किया जाता था, है ना, कि गलती क्या है, तुम्हारा परिणाम ऐसा मिलेगा, ऊपर वाला का यह साथी है ना। लोग दिमाग नहीं लगाता था अपना, है ना, सिर्फ भगवान पर या ऊपर वाले पर डायरेक्ट छोड़ देता था, है ना। तो मध्यकालीन भारत में ऐसा हुआ और इसी प्रकार से लोग धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे देशों में कब्जा करना चालू कर दिया, है ना। और जब लास्ट में फिर जब आदमी पीछे वाला इतिहास को देखा कि भाई साहब पीछे कितना अच्छा आदमी दिमाग लगाता था, है ना, पीछे जगा हुआ था आदमी, साइंस के हिसाब से काम करता था, कोई भी चीज में अपना लॉजिक लगाता था, कोई भी चीज में। लेकिन आज क्या हो गया है, धर्म का नियंत्रण इतना वर्चस्व के हिसाब से हो गया है कि लोग को धर्मिक दिखता है। कोई भी चीज हुआ तो यह धार्मिक बात है, इसका विरोध नहीं करना है या इसको कुछ नहीं करना है। फिर लोगों ने कहा कि ऐसा करने से यह पूरा दुनिया का स्थिति खराब हो जाएगा। फिर लोगों ने जागना चालू किया। पहले जागा हुआ था, बीच में अंधकार युग में पड़ गया धर्म के हिसाब से, फिर लोग जागना चालू किया आधुनिक में। इसी का नाम है पुनर्जागरण, कि आदमी पहले जंगल था, बीच में सूत रहा धार्मिक हिसाब से, लेकिन फिर आदमी जग गया तो पुनः आदमी जगा, इसलिए इसको पुनर्जागरण कहा गया। और पुनर्जागरण से ही राष्ट्रवादी भावना का, है ना, विकास हुआ था। ठीक है, चलिए। लेकिन 1789 ईस्वी की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से यह, है ना, उन्नत रूप से प्रकट हुई। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो यह पूरा ही अच्छा तरीके से, है ना, राष्ट्रवादी भावना को पनपा देता है। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। हम लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बहुत बेहतरीन तरीका से उनका इतिहास हम लोग देखेंगे। ठीक है, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की, है ना, वियना सम्मेलन होता है 1815 में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हुआ। ये आता है, मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आइबे करता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था, है ना। अब देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। याद रखिएगा, मेटरनिख ने कथी किया, वियना सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, आशा और, है ना, एक, है ना, यहाँ पर रूस नहीं होगा, और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की, है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप की क्रांति को संतुलन करना था ना, संतुलन को स्थापित करना था। मतलब इन्होंने कहा कि भाई साहब जुल्म हो गया, यदि ऐसा स्थिति रहा, लोगों का क्रांति कर रहा है तो पूरा दुनिया में तो हम लोग का राजा का स्थिति खराब हो जाएगा। और इस सब मिल करके सारा राजा सब, है ना, बैठक करता है 1815 ईस्वी में कि किसी तरीके से हमको इसको रोकना होगा। पॉलिटिक्स खेलता है रोकने के लिए कि अब क्रांति होगा तो पूरा दुनिया में राजशाही खत्म हो जाएगा। राजा सबको टेंशन होने लगता है और इसी को बचाने के लिए वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में होता है। ठीक है, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया। नेपोलियन से युद्ध होता है। नेपोलियन के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर और इसको लिंक को जोड़ेंगे वहाँ। ठीक है बुआ, चलिए अब देखिए नोट है कि 1815 से लेकर के 1848 तक के समय को यूरोप में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। मेटरनिख था ऑस्ट्रिया का राजा, यह भूचाल मचा के रख दिया था पूरे यूरोप में। सारा राजा का कमान यही संभाल रहा था, यही था पॉलिटिक्स बाज, यही दोसर देश में जाकर के पॉलिटिक्स करता था कि राजशाही खत्म नहीं होना चाहिए, हम लोग को जुनून हो जाएगा, है ना। चलिए, है ना, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है बुआ, यदि आपको नोट चाहिए, है ना, यदि आपको सारा सब्जेक्ट्स का यदि नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है बुआ, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा बुआ, है ना।
अब हम लोग नेक्स्ट है ना इससे आगे को देखेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।